हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल के जमाने में जहां झगड़ालू सास बहू का एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल होता है, वहीं बेचारी पूनम देवी पांच झगड़ालू बहुओं के साथ अपने बुढ़ापे के दिन काट रही थी। एक दिन सभी किचन में अपने अपने कामों में लगी थी। तभी तीसरी बहू सोनी शरबत से भरा ग्लास लिए धीरे धीरे किचन से बाहर जा रही होती है और अचानक बड़ी बहू शिल्पी को छींक आ जाती है और सोनी का हाथ हिलने से थोड़ा सा शरबत जाकर दूसरी बहू झुमकी की साड़ी पर गिरता है। सत्यानाश हो तुहार, ये क्या कर दी तुम? हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। शिल्पी दीदी छींकी तो शरबत उछलकर गिर पड़ा। वाह, अभी शरबत तुमने गिराया और इल्जाम मेरी छींक पर लगा रही हो। अरे जिज्जी, इतना चिल्लाए काहे रहे हो? गले में लाउड स्पीकर लगा है। अरे तनिक धीरे बोलो। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कान में रुई ठूस लो, मेरी आवाज तो बुलंद ही रहेगी। हाँ, आवाज के साथ साथ छींक भी इतनी बुलंद है कि हमारे आधे शरबत का नाश हो गया। अरे तुहार शरबत की वजह से हमारी साड़ी खराब हो गई। अरे हमार अम्मा कितने प्यार से दिए रही हमको। अरे ओ छुटकी, तनिक सादा पानी ला के देना। मैं क्या आपकी नौकरानी लग रही हूँ? खुद कर लो जाकर। को न जाने कोनो बात का घमंड है। घमंडी होंगी आप। चारों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी पांचवी रिशाली एक थाली और चम्मच लेकर थाली बजाते हुए चारों के बीच में से निकलती हुई जा रही होती है, तो चारों उसे पकड़कर सुनाने लगते हैं। तभी रसोई में उन पांचों की सास पूनम देवी आती है और चुपचाप वहाँ से पानी लेकर जाने लगती है। पांचों अपनी सास को चुप देखकर बोल पड़ती हैं। सासू माँ, तबीयत तो ठीक है ना? उन पांचों का मुंह चलते हुए देखकर पूनम देवी अपने कानों से रुई निकाल कर कहती है, कुछ कहा तुम लोगों ने? अयो दादा, देखो तो सासू माँ कानों में रुई ठूस के बैठी है। सासू माँ, ये रुई क्यों लगाई है अपने कानों में? ताकि तुम लोगों की झगड़ालू आवाज से मेरे बूढ़े कानों से खून की धारा न बहने लगे। अभी तुम पांचों तो कुत्ते की दुम हो, बिना झगड़े दम नहीं लोगी तो मुझ बेचारी को कोई तो उपाय ढूंढना पड़ेगा ना तुम पांचों झगड़ालुओं के बीच से गुजरने का। हाय दैया, जिज्जी सुना आपने? सासू जी हम सबकी तुलना कुत्तन की पूंछ से कर रही है। सासू माँ, आप ऐसे हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती। और क्या, तुलना करने के लिए कोई और जानवर नहीं मिला था? कोई क्यूट सा जैसे पांडा या फिर बेचारे पांडा की बेइज्जती नहीं हो जाती? और अब पांचों का आपस में हो गया हो तो क्या मुझसे लड़ने बैठोगी अब तुम? नहीं सासू माँ, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे। हाँ, तुम तो सत्संग करने बैठी थी ना। और ये रिशाली मंजीरे की तरह चमचा लेकर थाली पीट रही थी। तुम पांचों को कुछ कहना मतलब खाली दीवार पर सर मारने के बराबर है। अपनी भड़ास निकालकर पूनम देवी फिर से कान में रुई ठूसकर बाहर निकल जाती है और पांचों उसे घूरती रह जाती है। पूनम देवी की पांचों बहुएं झगड़ने का बस बहाना ढूंढा करती थी, जिसके कारण पूनम देवी का कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब घर में शांति का माहौल हो। एक रोज गली में चूड़ी बेचने वाला आता है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ ले लो, नई नई डिजाइन वाली चूड़ियाँ ले लो। उसकी आवाज सुनते ही पूनम देवी की पांचों बहुएं मटकती हुई घर से निकल आती हैं और चूड़ी वाले के ठेले को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो जाती हैं। चूड़ी वाला डर कर कहता है, पांच लुगाइयाँ एक साथ कहाँ से टपकी हैं आप लोग? अरे भैया, चूड़ी बेचने निकले हो तो हम पांचों को देखकर ऐसे खौफ क्यों खा रहे हो? चलो बढ़िया बढ़िया सी चूड़ियाँ दिखाओ। हमको हरे रंग की दिखाना। वो का है ना, हमको हरा रंग बहुत भावत है। हरा? ये भी कोई रंग होता है? दीदी बहुत खराब पसंद है आपकी। हाँ, जैसन तुहार पसंद तो टॉप क्लास हो रही। तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? 20 सड़क पर गवारों जैसे पटर पटर करने बैठ गए तुम लोग। भैया, मुझे ये वाली चूड़ी पहना दो। ओ, ज्यादा चालाकी नहीं, ये वाली मैंने पसंद की है। अरे तो मुझे क्या, जो पसंद आएगी वही पहनूंगी ना। अब बीच सड़क पर चारों का झगड़ा शुरू हो जाता है। रिशाली भी आदत से मजबूर झगड़ा करने के लिए चूड़ी वाली की चूड़ियाँ उठाकर जमीन पर पटकने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर चारों शांत हो जाती हैं और चूड़ी वाला रोते बिलखते हुए कहता है, अरे बहन रुक जा, ये चूड़ियाँ हैं, तुम्हारे घर के बर्तन नहीं। अरे किसके घर की आफत है ये पांच बहुएं? तभी पूनम देवी बाहर आती है और उसे देखते ही पांचों शांत हो जाते हैं। तभी चूड़ी वाला कहता है,
अरे माता जी, लेकर जाओ अपनी इन 5 झगड़ालू बहुओं को, और सबसे पहले तो इस नीली साड़ी वाली को, जो मुंह से बोलकर नहीं बल्कि मेरी चूड़ियों को पटक पटक कर लड़ रही है। घर में झगड़कर उब गई थी क्या? अभी मोहल्ले के बेचारे चूड़ी वाले की चूड़ियों को लेकर झगड़ रही हो, और तू महारानी जुबान पर ताले लग गए क्या, जो चीजों को तोड़कर झगड़ती है? सासू माँ, झगड़ा तो पहले इस झुमकी और सोनी ने शुरू किया था, और तुम तीनों ने बहती गंगा में हाथ धो लिए, है ना? नलायको, किसी दिन इन झगड़ों के चलते तुम पांचों को ऐसा रगड़ूंगी कि याद रखोगी। अब अंदर जाकर मर लो। पांचों एक दूसरे को घूरती हुई अंदर चली जाती हैं और पूनम देवी उस चूड़ी वाले के नुकसान की भरपाई करती है। समय बीतता है। सास के धमकाने से पांचों कुछ दिनों तक तो शांत रहती है, लेकिन एक दोपहर के समय सोते हुए पूनम देवी के कानों में फिर अपनी पांचों बहुओं के झगड़ने की आवाज पड़ती है और वो दुखी होकर कहती है, मन तो करता है बोरिया बिस्तर लेकर हरिद्वार जाकर बस जाऊं, पर इन पांचों झगड़ालुओं के चलते मैं क्यों कष्ट काटूं? इन पांचों का कोई न कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन पूनम देवी पांचों बहुओं को बुलाकर उनसे कहती है, तो मेरी 5 महान झगड़ालुओं बहुओं, मेरी बात अपने अपने कानों को खोलकर सुन लो। इस घर की तिजोरी की चाबियां तुम पांचों में से उसी बहू के हाथ लगेगी जो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेगी, ना घर में ना घर के बाहर, ना आपस में ना दूसरों से। इस पूरे हफ्ते जो बहू बिल्कुल झगड़ा नहीं करेगी, चाबियों की मालकिन वही बनेगी। सच्ची में सासू जी? फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी? हाँ, और अब मैं यहाँ फालतू में अपने शब्द बर्बाद करने नहीं आई, इसलिए शांति रखो, चाबी पाओ। इतना कहकर वो पांचों को चाबियां दिखाती है और फिर उसे अपने कमर में लटकाकर निकल जाती है। बस फिर क्या था, पांचों बहुएं तिजोरी की चाबी लेने की चाहत में झगड़ा ना करने की ठान लेती है, लेकिन पांचों में अलग रीमा उल्टा सबको झगड़ा करने के लिए उकसाती है ताकि वो शांत रहकर चाबियों की मालकिन बन सके। इसीलिए एक दिन झुमकी से सफाई करने को लेकर वो कहती है, क्या दीदी, आपसे तो ठीक से डस्टिंग भी नहीं होती है। देखो यहाँ पर धूल जमी हुई है। ये देखो रीमा, अगर तुमको धूल दिख रही है ना, तो अपने पल्लू से घिसकर साफ कर लेना। हम पर काहे खिसिया रही हो? आप बदतमीजी से क्यों बोल रही हैं? देखो, अपनी बदतमीजी को ना बत्ती बनाकर जाकर दिए में जलाओ। प्यार से बोल रहे हैं, झगड़ो नहीं हमसे। झगड़ तो आप रही हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बात आगे ना बढ़े इसीलिए झुमकी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है, जिससे रीमा के प्लान पर पानी फिर जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। पांचों बहुएं आपस में झगड़ने के कारणों को अनदेखा करने लगती है, जिससे अब उनमें छोटी से छोटी बात तो क्या, बड़ी से बड़ी बात को भी लेकर झगड़ा नहीं होता था। और इस तरह एक हफ्ता नहीं, पूरा महीना बीत जाता है और अपने घर में ऐसी शांति देखकर पूनम बड़ा सुकून महसूस करती है। तभी एक दिन पांचों उसके पास आती है, जिन्हें देखकर वो मन में कहती है, ये पांचों साथ में, कहीं चाबी वाली बात इन्हें याद तो नहीं आ रही? सासू माँ, हम पांचों आपसे माफी मांगने आई हैं। हाँ सासू जी, वो का है ना, हम जानते हैं। अपन आपस के झगड़े से ना हम पांचों आपको बहुत परेशान किए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि चाबियों का लालच आपने बस हमें सुधारने के लिए दिया था, क्योंकि अब तक आपने हमें कोई चाबी नहीं दी। हाँ बहुआ, देखो 4 दिन की जिंदगी है, झगड़ने से अपने साथ साथ दूसरों का भी दिमाग खराब होता है, इसलिए प्यार से मिलजुल कर रहो। ऐसे में क्या है कि कभी छोटा मोटा झगड़ा हो भी जाए तो चलता है। हाँ, चाबियों के लालच में ही सही, हम पांचों मिलकर रहना सीख ही गए। ललिता अपनी बहू काजल की मैंगो आइसक्रीम खाने की आदत से बड़ी परेशान थी। वो कई बार अपनी बहू को इस तरह से नॉन स्टॉप आइसक्रीम खाने से मना भी करती थी, लेकिन उसकी बहू को अपनी पसंद के अलावा कुछ और दिखाई ही कहाँ देता था। वो तो बस मैंगो आइसक्रीम खाने में ही मस्त रहती। ललिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बहू की मैंगो आइसक्रीम खाने की आदत छुड़वाए। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय ललिता अपनी पड़ोसन लक्ष्मी के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उसकी बहू काजल और बेटी रीमा बड़े गुस्से में घर वापस आते हैं और रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ अब बहुत हो गया, आज के बाद मैं कभी भी कहीं भी भाभी के साथ नहीं जाऊंगी।
क्यों इतना चिल्ला रही है? तेरी भाभी है, ये अब इनके साथ कहीं नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी? और मुंह खोलने से पहले देख लिया कर कौन है आसपास। जितना आप मुझ पे गुस्सा कर रही है ना, उसका आधा भी अपनी बहू को दिखाया होता तो इनकी ये बच्चों वाली आइसक्रीम खाने का शौक कुछ तो कम होता। जब देखो एम्बैरस करती रहती हैं सबके सामने। हो गई खत्म तेरी राम कथा? क्या हुआ है? होना क्या है माँ, आपने हमें मार्केट शॉपिंग के लिए भेजा था और भाभी जाके आइसक्रीम स्टॉल पर खड़ी हो गई और सारे काम छोड़कर आइसक्रीम खाना शुरू हो गई। और जो सामान लेने गए थे वो भी नहीं ला पाए, साथ में जबरदस्ती मुझे भी खिलाने लगी। कैसी लड़की है तू, सच में देखो जरा कितना बोल रही है। रीमा, तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतना प्यार करने वाली भाभी मिली है, वरना आजकल तो झगड़ालू ही होती हैं। हाँ हाँ लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो, ये ऐसे ही पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा, मैं पागल हूँ क्या माँ? पागल तो तू है ही। अब जा अपने कमरे में। और बहू तू यूँ बुत बनकर मत खड़ी रह, जा किचन में काम देख, खाना बना ले, रोहित के ऑफिस से आने का समय हो गया है। ललिता के कहने पर रीमा और काजल वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद रात के समय रोहित ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को चुपचाप हॉल में बैठे देखकर उनके पास जाकर बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, क्या बात है माँ, आप ऐसे अकेले और चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, क्या बोलूं, बहू की आदत तो जानता ही है, पूरे दिन बस खाने में उसे आइसक्रीम ही चाहिए, वो भी सिर्फ मैंगो आइसक्रीम। थकती ही नहीं है वो तो खाते खाते। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ, खाने दो उसे, खाने का मन है तो। बेटा कितना खाने को दूं, हमेशा ही बच्चों की तरह आइसक्रीम खाने में लगी रहती है। माँ अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब खाने पीने के लिए भी मना करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बेटा इसलिए तो मैं भी नहीं बोलती, पर ऐसे हमेशा अच्छा नहीं लगता। अभी आज मार्केट सामान लेने भेजा था तो वहाँ आइसक्रीम के स्टॉल पर जाके खड़ी हो गई, सारा टाइम बस अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाने में ही बिता दिया और सामान नहीं लाई कुछ भी। छोड़ो जाने दो माँ, बाद में देखते हैं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। काजल को बोलो खाना लगाए। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चले जाता है और ललिता अपनी बहू के पास किचन में जाकर देखती है तो काजल खाना बनाने के साथ भी मैंगो आइसक्रीम ही खा रही होती है, जिस पर ललिता कहती है, बहू ये क्या है, कम से कम खाना बनाते टाइम तो अपना मुंह बंद कर ले, ये कितना आइसक्रीम खाती है, क्या है ये, जब देखो इस बर्फ को मुंह में रखकर घूमती रहती है। माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं खाती हूँ, और आपको तो पता है ना, मैं तो शादी से पहले भी बस यही मैंगो आइसक्रीम खाती रहती थी। जो भी मेरे साथ रहता था उसको मैं जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाती थी। अभी भी तो यही करती है, खुद तो खाती ही है, साथ में हमें भी मजबूरी में यही खिलाती है। आपको कोई काम था क्या माँ जी? मैं तो बस यही बताने के लिए आई थी कि रोहित आ गया है, खाना मांग रहा है, अपनी ये आइसक्रीम खाना बंद कर और खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दे। अभी लगाती हूँ माँ जी। ललिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है, लेकिन काजल की मैंगो आइसक्रीम खाने की आदत में सुधार नहीं आता। तभी शाम के समय रोहित ऑफिस से घर आता है और काजल से कहता है, काजल हमें थोड़ी देर में पार्टी में जाना है, इसीलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। यार बहुत गर्मी हो रही है, मन नहीं कर रहा बाहर जाने का कहीं भी। यार कैसी वाइफ हो तुम, यहाँ वाइफ सोचती रहती है कि पति उन्हें घुमाने ले जाए, लेकिन बेचारी सोचती ही रह जाती हैं। और मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ तो तुम्हें जाना ही नहीं है। मैंगो आइसक्रीम मिलेगी वहाँ पर? हाँ हाँ मिलेगी, चलो तो। यार बोल तो ऐसे रही हो जैसे कभी लाइफ में खाई ही ना हो आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं, मैंगो आइसक्रीम। हाँ हाँ जो भी है यार, चल रही हो या नहीं? मैंगो आइसक्रीम मिलेगी तो फिर चलो। रोहित कैसे भी करके काजल को पार्टी में ले जाने के लिए तैयार कर लेता है और कुछ समय बाद रोहित और काजल पार्टी में पहुंचते हैं। रोहित अपने सारे दोस्तों से अपनी वाइफ को मिलवाता है, लेकिन काजल का दिल दिमाग तो बस मैंगो आइसक्रीम पर अटका था। कुछ समय बाद काजल आइसक्रीम वाली स्टॉल पर जाकर कहती है, भैया प्लीज मुझे मैंगो आइसक्रीम दे दीजिए। सॉरी मैडम, मैंगो फ्लेवर नहीं है, आप कोई और फ्लेवर ट्राई कर लीजिए। नहीं, मुझे बस मैंगो फ्लेवर ही चाहिए, वो भी अभी। इतनी बड़ी पार्टी है, एक मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं है। बड़ी पार्टी है तभी तो नहीं है मैडम, उसको छोड़कर आप गार्लिक फ्लेवर आइसक्रीम, सोया सॉस आइसक्रीम, ग्रीन चिली आइसक्रीम, स्पाइसी नूडल आइसक्रीम और भी बहुत कुछ ट्राई कर सकती है। क्या क्या क्या, ये सब आइसक्रीम है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
चाइनीज फूड का नाम लेकर आइसक्रीम बता रहे हो। कभी आइसक्रीम नहीं देखी क्या? ये तो मुझे आपकी बातें सुनकर लग रहा है मैडम। जाइए, मुझे काम करने दीजिए। तो मुझे मैंगो आइसक्रीम दोगे या नहीं? है ही नहीं मैडम, तो कहाँ से दूँ? काजल वेटर से बहस कर ही रही थी, वो भी मैंगो आइसक्रीम के लिए, कि तभी वहाँ रोहित आ जाता है और उसे बहुत शांत करवाने की कोशिश करता है। लेकिन काजल किसी की नहीं सुनती और वो मैंगो आइसक्रीम के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पार्टी के सभी खड़े लोग उसकी बातें सुन लेते हैं और दोनों का मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर शर्मा कर वो काजल का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आता है और कहता है, मैंने ही गलती कर दी तुम्हें पार्टी में ले जाकर। मुझे तुम्हें किसी अच्छी पार्टी में नहीं बल्कि किसी आइसक्रीम वाले के यहाँ छोड़ देना चाहिए। आपने मुझे झूठ बोला, पार्टी में मैंगो आइसक्रीम नहीं है। हाँ, मैंने ही गलती कर दी। तुम्हें पार्टी में ले जाने से पहले मेन्यू देख लेना चाहिए, आपकी पसंद की वो सो कॉल्ड मैंगो आइसक्रीम है या नहीं। सही कहा आपने। और सबसे बड़ा पागल तो वो वेटर है, चाइनीज फूड को आइसक्रीम बताकर सर्व कर रहा है। बात तो वो सही कह रहा है, तुम्हें पता नहीं आइसक्रीम के फ्लेवर के बारे में। यार अगर तुम्हें कुछ नया दिखाता तो खाकर देख तो लेती। पहले ही पूरी पार्टी को सर पर उठा लिया और चिल्ला चिल्ला कर मेरे सभी दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनवा दिया। यार पूरे दिन तो घर में अपनी पसंद की मैंगो आइसक्रीम खाती रहती हो, हमने कभी रोका? फिर भी मेरी इंसल्ट करवा दी सबके सामने। आपकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ करना। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, किसी को भी मैं अपने मैंगो आइसक्रीम खाने की आदत से शर्मिंदा ना करूं। लेकिन जब आपने बता ही दिया है कि ऐसे चाइनीज फ्लेवर की भी आइसक्रीम मिलती है, तो मुझे वो सारी आइसक्रीम भी खानी है प्लीज। काजल की बात सुनकर रोहित के होश उड़ जाते हैं और वो अपने आप से कहता है, इसी को कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। चित्रा की पांचों बहुएं ममता, सुमिता, संगीता, विधि और रेखा हाथों में गहने के बॉक्स लिए हुए पूरे जोश में चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही थी। तभी चित्रा कहती है, अरे अरे बस करो, और कितना झगड़ोगे तुम? बोल बोल कर सिर में दर्द कर दिया तुम सबने मेरे। माँ जी, अगर आप चाहती है कि हम आपको आपकी शॉपिंग की हुई ज्वेलरी वापस लौटा दे, तो आप भी हमें पैसे दो शॉपिंग के लिए। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही हैं। हम सब तंग हो गए हैं आपकी शॉपिंग और बेकार के खर्चों से। ये हम घर पर एक बार बनी सब्जी को 2 बार रोटी में लगाकर खा रहे हैं और वहीं आप रोज रोज बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं। माँ जी, हम इस घर की बहुएं हैं, इस घर की नौकरानियाँ नहीं। हमारी भी जरूरतें होती हैं जिनके लिए हमें पैसे चाहिए। माँ जी, हम सब आपको कह रहे हैं कि आप पैसों को हिसाब से इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो जिस दिन आपको पैसे चाहिए हो उस दिन आपके पास एक फूटी कौड़ी भी ना हो। पांचों की पांचों अपना मुंह बंद कर लो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सास मैं हूँ तुम सबकी, न कि तुम सब मेरी। जाओ जाकर अपना अपना काम करो, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर चित्रा अपनी बहुओं के हाथ से गहने के डब्बे ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। चित्रा एक बहुत ही खर्चीली किस्म की महिला थी। उसे आए दिन शॉपिंग, बाहर का खाना, गहने खरीदने का बहुत शौक था। चित्रा के पांचों बेटे जो भी कमाते थे, सब का सब अपनी बीवियों को ना देकर अपनी माँ को दिया करते थे, जिसके चलते पांचों बहुएं आपस में लड़ती रहती थी। ऐसे ही एक दिन ममता एक बहुत सुंदर नई साड़ी पहनकर आती है, जिसे देखकर बाकी की 4 बहुएं गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सुमिता कहती है, क्या बात है, कहाँ से आ गए पैसे नई साड़ी लेने के लिए? हमें तो साड़ी लिए क्या, मार्केट गए हुए भी जमाना हो गया। फिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अब बता भी दो, मुंह में क्या दही जमा कर रखा हुआ है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये साड़ी तो मुझे माँ जी ने दिलाई है। क्या? माँ जी ने? जी हाँ, माँ जी ने। ये करिश्मा कैसे हो गया? अगर आपको नई साड़ी मिली है तो हमें भी चाहिए। हाँ हाँ, हमें भी नए कपड़े चाहिए, और बस कपड़े ही नहीं, सैंडल, बैग, गहने सब चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए, पर माँ जी कहाँ है, दिख नहीं रही है। माँ जी, माँ जी, माँ जी। रेखा चित्रा को आवाज दे ही रही होती है कि तभी फिर हाथों में बहुत सारे कपड़ों के बैग लिए चित्रा उनके सामने आती है। चित्रा के हाथों में बैग्स देखकर ममता को छोड़कर बाकी की 4 बहुएं अपने मन ही मन में सोचती है, लगता है माँ जी हमारे लिए भी कपड़े लाए हैं। लाई है।
माँ जी, ये सब आप हम सबके लिए लाई है ना, क्योंकि आपने ममता दीदी को नई साड़ी दी है। हाँ हाँ माँ जी, जल्दी से बोलो। माँ जी जल्दी से बताओ मेरे लिए कौन से वाले बैग में कपड़े हैं। मैं तो बहुत उतावली हूँ देखने के लिए। माँ जी जो सबसे महंगे वाली है वो आप मुझे दे दो, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, क्या बोले जा रही हो? पहली बात तो ये कि ममता बहू को मैंने कोई नई साड़ी नहीं दी। ये साड़ी तो मैंने कई बार पहनी है और मैं पहन पहन कर बोर हो गई थी तो दे दी। दूसरी बात ये कि ये सब कपड़े मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, तुम सबके लिए नहीं। क्या माँ जी, आपने अपनी उतरन पहनने को दी है? हाँ दी है, और अगर तुम सबको भी चाहिए तो मैं दे देती हूँ। ऐसी तो बहुत सी साड़ियाँ पड़ी है जिनको बस एक बार ही पहना है मैंने। माँ जी आप अपनी उतरन अपनी अलमारी में रखो, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, और हमें पैसे दो ताकि हम खुद के लिए नए कपड़े ला सकें। जी माँ जी, 5-5 हजार रुपए दे दो हमें, ताकि हम अपनी जरूरतों का सामान ले सके। वैसे भी आप इतनी ज्यादा खर्चीली हैं कि हम सबके नाम का भी खर्चा आप अपने ऊपर ही कर लेती हैं। माँ जी हम यहाँ हर चीज के लिए तरसते रहते हैं और आप हर हफ्ते कट्टे भर भर कर शॉपिंग करती हैं। माँ जी सब सही कह रहे हैं, आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें पैसे दे दे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अच्छा और ये कि अगर आप लाइन पर नहीं आई तो हम अपने अपने पतियों को लेकर इस घर से चली जाएंगी। फिर आप किसके पैसों के दम पर ऐश करेंगी? हाँ जी, जब से शादी करके आए हैं या तो अपनी जरूरतों के लिए आपसे लड़ते रहते हैं या फिर आपस में लड़ते रहते हैं। ये सब कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अपने सारे शौक पूरे करूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम सबको जो करना है कर लो। तुम एक खर्चीली सास की 5 झगड़ालू बहुएं हो, तुम कुछ भी कर लो, ना तो तुम्हारे बीच का झगड़ा कम होगा और ना ही मेरे खर्चे। इतना कहकर चित्रा वहाँ से चली जाती है और तभी विधि कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमारी सास को हमारे लड़ने से कोई फर्क पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि हम सब मिलकर एक रास्ता निकालें जिससे हम सबका काम बन जाए। इसलिए हम सबको लड़कर नहीं, एक साथ मिलकर चलना होगा। विधि की बात सुनकर सभी अपनी सहमति में सर हिला देती हैं, जिसके बाद 5 बहुएं मिलकर अपनी सास के खर्चों की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए एक प्लान बनाती हैं। और अगली सुबह जैसे ही चित्रा नाश्ते के लिए नाश्ते की टेबल की तरफ आती है तो देखती है कि हॉल में टेबल ही नहीं है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और पास में खड़ी हुई विधि से पूछती है, विधि घर का डाइनिंग टेबल कहाँ चला गया? माँ जी वो तो सुमिता दीदी ने बेच दिया। क्या? किस लिए? पागल हो गई है क्या वो? सुमिता बहू, सुमिता बहू। जी माँ जी कहिए। ये विधि बहू क्या कह रही है? तूने डाइनिंग टेबल बेच दिया, पर क्यों? सीधी बात है माँ जी, जब इस घर में रहकर आप हमें हमारी जरूरतों के लिए पैसे नहीं दे सकती, हमारे पति भी हमारी नहीं सुनते, तो अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ही ना हम सब। तो बस फिर मैंने बेच दिया टेबल। सुमिता इतना बोल ही रही होती है कि तभी संगीता जमीन पर चटाई बिछाकर कुछ केले के पत्ते सजा देती है। रेखा लाकर उस पर नाश्ता सजा देती है और ये देखकर चित्रा बोलती है, ये सब क्या मजाक है? टेबल की जगह पर चटाई बिछा दी, मुझे समझ आता है, पर ये बर्तन की जगह केले के पत्ते क्यों? क्योंकि माँ जी मुझे खुद की जरूरतों का सामान लेना था। आप तो किसी जन्म में पैसे देंगी नहीं, तो फिर क्या था, बेच दिए मैंने घर के बर्तन। जी माँ जी, और मुझे भी नई सैंडल, साड़ी और मेकअप का सामान लेना था, तो मैंने घर का फ्रिज बेच दिया और अब हम सब मटके का पानी पियेंगे। अरे पागल हो गई हो तुम सब, ये जो सब कर रही हो, घर का सारा सामान बेचे जा रही हो। ममता के सुनकर चित्रा गुस्से से पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और 5 बहुएं आराम से बैठकर नाश्ता करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे 5 बहुएं एक एक करके घर का आधे से ज्यादा सामान बेच देती है और इन सब से दुखी होकर चित्रा बोलती है, अरे मेरी पंचमुखी बहुओं, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया कि खर्चे जैसे मैं करती हूँ वैसे ही तुम सबके भी होते हैं, जिसका मुझे ख्याल रखना चाहिए, पर मैं बस अपने शौक को पूरा करने में लगी थी। घर का सामान ऐसे मत बेचो, अब से तुम सबकी जरूरतों को मैं पूरा करूँगी। चित्रा की बात सुनकर 5 बहुएं हंसने लगती है। तभी ममता बोलती है, माँ जी जब आप हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तिगड़म तो हम करेंगे ही ना। चलो नाश्ता करें। माँ जी आपको सबक सिखाना ही तो हमारा मकसद था। चलो आपको आपकी गलती का एहसास हो गया तो हमारा काम भी हो गया और घर का सामान भी नहीं बिका है, बस यहीं कहीं और जगह रखा हुआ है। अगर आपने फिर से अपनी खर्चीली लाइन पकड़ी ना तो हम तीनों सच में सारा सामान बेच देंगे। जी माँ जी, ममता दीदी सही कह रही हैं। यही कह रही हैं। अपनी बहुओं की बात सुनकर चित्रा के तोते उड़ जाते हैं।
पांचों बहुओं के चेहरे खुशी से चमक जाते हैं और अब से चित्रा जितना खुद खर्चा करती उतना ही बहुओं से भी करवाती। सुहानी अपनी बहन चित्रा के घर कुछ दिनों के लिए आई होती है। एक रात सुहानी अलग अलग तरीके का मुंह बनाकर सेल्फी ले रही होती है। वहीं पास में उसका जीजा विजेंद्र न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो एक टक सुहानी को देखता तो दूसरी टक न्यूज़पेपर देखता। उसकी ये हरकत जैसे ही सुहानी देखती है वैसे ही डर के मारे विजेंद्र सोफे पर से नीचे गिर जाता है और ये नजारा देखकर सुहानी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और अपने जीजा को हाथ देकर उन्हें उठाती है, साथ ही बोलती है, क्या हुआ जीजा जी, आप गिर कैसे गए? अब अरे कुछ नहीं, वो सोफे के पीछे टेक लगाने का नहीं था ना, इसलिए गिर गया मैं। अच्छा जी। और बताओ सुहानी, बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या तुम्हारा? अरे जीजू पूछे हुई मत, जहाँ से निकलूं ना लड़के जान छिड़कते हैं मुझ पर। फिर तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। वैसे मुझे कवारे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो शादीशुदा लड़के पसंद हैं, आपकी तरह। वाह, अब तो रास्ता साफ है। क्या हुआ जीजू? मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ, लेकिन क्या? मुझे ना आपकी ये टूथब्रश जैसी मूछें नहीं पसंद। ये तो मैंने इसलिए रखी है मूछें, जब तुम्हारी दीदी के गालों पर खुजली हो जाती है ना तो इसी से खुजा देता हूँ। तुम्हें भी हो रही है क्या खुजली? तो बताओ। हाँ, और मेरे हाथ पर हो रही है। विजेंद्र अपने मूंछों से उसके हाथों पर खुजली करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी चित्रा बेलन लेकर आ जाती है और विजेंद्र को बेलन से मारते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है यहाँ? वो सुहानी के हाथ पर मच्छर ने काट दिया था तो वही देख रहा था। आजकल आँखों से कम और हाथों से ज्यादा करने लग गए हो। क्या कर रहे थे मुँह लगाकर? सुहानी से पूछ लो, मैंने कुछ नहीं किया। सुहानी, तू अंदर जा, मेरी बहन से आशिकी कर रहे हो। कोई डर नहीं है क्या मेरे होते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना बोलकर चित्रा विजेंद्र की बेलन से खूब पिटाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चित्रा विजेंद्र से कहती है, अजी सुनते हो, कल हम शॉपिंग पे जाएंगे। शॉपिंग पर ऐसा क्या लेना है तुम्हें? अरे मुझे और मेरी बहन को कुछ जरूरी सामान लेना है। तभी वहाँ सुहानी आ जाती है और शॉपिंग की बात सुनकर बोलती है, अरे जीजू, हमें अपना क्रेडिट कार्ड दो ना, मुझे और दीदी को शॉपिंग करने जाना है। मैं भी चलूँगा साथ में। जीजू, आप अपना ये डेयरी मिल्क जैसा मुंह लेकर कहाँ जाओगे? घर पे रहो ना। डेयरी मिल्क सा मुँह? I mean, कलर तो वैसा ही है ना, डार्क सा। इसका जवाब तुम्हें खुद मिलेगा एक दिन। सभी लोग शॉपिंग पर जाते हैं, वहाँ से बहुत सारी खरीदारी करते हैं। तभी चित्रा अपने पति के लिए शर्ट देखती है तो सुहानी से बोलती है, सुहानी जरा बताना तेरे जीजू पे कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी? यार बहुत सोचना पड़ेगा अब तो। अरे इतना भी मुश्किल काम नहीं है पागल। I know दी, बट जीजू तो बहुत ही ज्यादा काले हैं, इसीलिए टाइम तो लगेगा ही ना। ओ मैडम, तेरा ना बहुत हुआ, जब देखो तब रंग के लिए उनको बोलती रहती है। मैं सोचती थी कि चलो जीजा साली का रिश्ता है इसीलिए मजाक चलता रहता है, मगर अब तो हद ही हो गई। अरे दीदी, इसमें बुरा मानने वाले क्या बात है? काले से शादी की है तो सुनना तो पड़ेगा ना। एक बात ध्यान से सुन ले, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और जब हमें किसी से सच्चा प्यार हो जाता है ना तो हम उसका रंग रूप नहीं देखते। और इस बात में सच्चाई है, जब तुझे किसी से सच में प्यार हो जाएगा तब तू उसे वैसे ही पसंद करेगी जैसा वो है। मुझे काले इंसान से कभी प्यार नहीं हो सकता। दोनों बहनें रंग को लेकर बहस करने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुहानी के फोन पर एक कॉल आती है, अर्जुन नाम के लड़के की। वो उससे कहता है, हेलो मैम, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि ये नंबर विकी के घर लगा है? वाह, क्या आवाज है! सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे कानों में मिश्री सी घुल गई हो। हाय, आवाज इतनी अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी होगी, झट से मेरी आंखों के सामने आ जाए। हेलो मैम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अब क्यों पूछ रहे हो वैसे? विक्की मेरा दोस्त है, उसने नया नंबर लिया है और वो वाला मैंने सेव नहीं किया था। ये नंबर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था तो मैंने फोन मिला दिया। जी नहीं, यहाँ कोई विक्की नाम का बंदा नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा जी। सुहानी को अर्जुन की आवाज और उससे बातें करना बेहद अच्छा लगता था। वो जब मर्जी तब उसको फोन करके उससे बातें किया करती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन सुहानी अर्जुन से कहती है,
अर्जुन, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भी इतना ज्यादा, लेकिन अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। यार मुझे माफ करना, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। क्यों अर्जुन? क्या पता मुझे देखने के बाद तुम्हारा प्यार कम हो जाए मेरे लिए, इसलिए ऐसे ही ठीक है। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। सच में? हाँ। अर्जुन और सुहानी एक दूसरे से मिलते हैं तो अर्जुन को देखकर सुहानी हैरान हो जाती है, क्योंकि अर्जुन उसके जीजू विजेंद्र से भी ज्यादा काले थे। सुहानी के पास जब वो आता है तो बोलता है, हाय सुहानी, कैसी हो तुम? तुम हो अर्जुन? हाँ मैं हूँ। क्यों, कोई शक है क्या? तो चैट दिखाऊं फोन में? अरे तुम तो भरपूर काले हो, तुम्हारी आवाज से तो लगता था कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर ये सब क्यों कह रही हो? अरे खुद को देखो और मुझे देखो, मेरे साथ तो तुम ऐसे लगे होगे जैसे दूध में मक्खी पड़ गई हो। हटो दूर यहाँ से, और आज के बाद मुझे कभी कॉल मैसेज मत करना। इतना कहकर सुहानी गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सुहानी को अर्जुन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से उसे मिलने के लिए बुलाती है, साथ ही उससे माफी मांगती है और फिर उसे सबसे मिलवाने के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ उसे देखकर चित्रा बोलती है, हे भगवान, ये तो तेरे जीजू से भी ज्यादा काला है। अब तू कैसे रहेगी इस अंधेरे के साथ? हाँ साली साहिबा, आप तो कहती थी कि पूरा शहर जान छिड़कता है आप पर, तो अब क्या हुआ? यही मिले थे ना आपको, बताइए। इनके आगे तो हम भी गोरे लग रहे हैं। जीजू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा ही आपका मजाक बनाया, मगर सच में आज मुझे एहसास हो गया कि इंसान सच्चा और अच्छा होना चाहिए, बाहरी खूबसूरती में कुछ नहीं रखा। चलो अच्छी बात है कि तुझे समझ आ गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उससे प्यार करते हैं इसीलिए हम उसका मजाक नहीं बनाएंगे, बल्कि कोई अनजान भी होगा ना काला, तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत हो गया ये सब, अब तो खुशियों का माहौल है। हमारी साली जी की शादी करवाएंगे बड़ी धूमधाम से। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद विजेंद्र सुहानी की शादी के लिए एक बहुत ही बड़ा होटल बुक करता है और शादी वाले दिन सुहानी बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहनकर आती है और अर्जुन सुहानी का फोटोशूट होता है। बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी संपन्न हो जाती है। ऐसे ही शादी के बाद सुहानी मार्केट जा रही होती है, जहाँ कुछ लड़कियाँ एक काली लड़की का मजाक बना रही होती है कि तभी सुहानी उनसे बोलती है, अगर इस बहन की जगह तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी बहन का कलर काला होता तब भी तुम उसका ऐसे ही मजाक बनाती। तुम कौन हो और तुम्हारा हमारे बीच में बोलने का क्या मतलब? मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी, लेकिन एक दिन मेरी भी सोच बदल गई। अरे रंग का मजाक बनाने वाले दुनिया में बहुत है, अगर कदर ही करनी है तो इंसान के गुणों की करो। बाहरी सुंदरता में कभी कुछ नहीं होता, इंसान अंदर से सुंदर होना चाहिए। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ सुहानी और उस काली लड़की से माफी मांगती है और सुहानी वापस अपने घर लौट जाती है। इस तरह उसके दिल से हमेशा के लिए भेदभाव की भावना खत्म हो जाती है। रोहन एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और उसको इस बात पर बहुत गुरूर था कि वो मैनेजर की पोस्ट पर है। रोहन अपनी पत्नी रिया और माँ अर्चना देवी के साथ एक बड़े से फ्लैट में रहा करता था। ऐसे ही एक सुबह रिया रोहन से कहती है, अजी सुनते हो, लंच में आपके लिए थेपले बना दूं? हाँ हाँ बना दो। बहू, मेरे लिए सूजी का हलवा बना दियो, और हाँ थेपला बनाना मत भूलना। जी माँ जी, मैं बना दूंगी, और अगर साथ में कुछ और बनाना है तो वो भी बता दीजिए। अरे बहू, अभी तो यही दे दे, कुछ और चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगी। रिया अपने पति और सास के लिए थेपला और हलवा बनाती है और फिर रोहन का लंच पैक कर देती है। थोड़ी देर के बाद रोहन ऑफिस चला जाता है। कुछ ही देर में उसके ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। रोहन सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है। तभी रोहन के कुछ दोस्त रिया के हाथों का बनाया हुआ थेपला खाने लगते हैं। तभी उनमें से उसका एक दोस्त कहता है, वाह भाई, क्या थेपले हैं, कसम से मजा ही आ गया। तू खाना खाना यार। हाँ भाई, सही कह रहा है भाई, थेपले का बिजनेस करवा दे भाभी का। अरे पागल है क्या, मेरी पत्नी को ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, आखिर क्या चाहिए पत्नी को? यार सच बताऊं, मेरा तो ये मानना है
कि जिन लोगों की वाइफ पति के कमाने के बाद भी बाहर कुछ करने जाती है ना, तो शायद उनके पति उनका अच्छे से खर्चा नहीं उठाते होंगे। ये तेरी सोच है यार कि अगर वाइफ बाहर काम करती है तो सिर्फ खर्चे के लिए। मेरा तो ये मानना है कि जब हम अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की लाते हैं ना, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो कुछ करे अपनी लाइफ में, ना कि घर के काम में सीमित रह जाए बस। यार जरूरत नहीं है इतना सोचने की। वैसे भी मैं जिंदा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको। जिसको भेजना है अपनी बीवियों को ही भेजो भाई। कैसी सोच है तेरी। जैसी भी है अच्छी है, और तू मुझे ये मत बता कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अर्चना अपनी बहू रिया से कहती है, अरे रिया बहू, जरा थेपले बना दे मेरे लिए। तेरे थेपले का कोई जवाब ही नहीं। अरे खाते ही मजा आ जाता है। सोच रही हूँ बहू, तेरे थेपले का बिजनेस करवा दूँ। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। अरे तो इसमें सोचना क्या, मैं बात करती हूँ रोहन से। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। ऐसे में वो गुस्से से कहता है, आज तो कर ली ये बिजनेस की बात, आगे से इस घर में ये बात नहीं होनी चाहिए। अब यही रह गया है क्या घर को चलाने के लिए? अरे तो इतना क्यों भड़क रहा है? तू अपनी मैनेजर गिरी अपने ऑफिस में ही रखियो, ठीक है? ये मेरा घर है और यहाँ सब मेरे हिसाब से चलेगा। मैं चाहूँ तो बहू से थेपले का बिजनेस भी करवा सकती हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप दोनों ये सब करते हो। तू ये मत भूल कि ये मेरा घर है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अजय, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर डबल इनकम सोर्स है हमारे पास तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। क्या पता वक्त कब पलटी खा जाए। मुझे ना तो तुमसे ना माँ से किसी से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतना कर सकता हूँ कि कभी तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ करना ना पड़े। बेटा बहू ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता। क्या पता आगे चलकर तू खुद उसे ये सब करने दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे आप दोनों? और मेरे होते हुए ऐसा दिन आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। लिख कर ले लो। अरे तेरे कहने से क्या होगा, ये इसकी जिंदगी है। इसका जो दिल करेगा ये वो करेगी। किसी की पत्नी या बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको सपने पूरे करने का हक नहीं है। माँ, आपको इसका ज्यादा पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये औरतें बाहर का काम करने लगती है ना, तो इनके पर निकल आते हैं और मैं नहीं चाहता कि इसके पर निकलें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात दोनों पति पत्नी बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी रिया कहती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते मैं तरक्की करूं? अरे मुझे करने दीजिए ना छोटा सा बिजनेस। अरे यार, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या मैं कम कमाता हूँ जो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई? बात कम या ज्यादा की नहीं है यार। बात ये है कि अगर मिलके कमाएंगे तो घर में आमदनी ज्यादा आएगी ना। खुदा न खास्ता अगर कल को कोई अनहोनी हो गई, आपकी जॉब चली गई, तो कम से कम मेरे पास तो ऑप्शन होगा ना घर चलाने के लिए। चुप हो जाओ तुम। अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो, समझी? देखो मेरी बात को गलत मत समझो। अच्छा और बुरा दोनों साथ देखकर चलना चाहिए। रिया लाख कोशिश करती है मगर रोहन अपनी बात से टस से मस नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय के बाद रिया और उसकी सास दोनों मिलकर बिजनेस करने का ठान लेते हैं और रोहन को बिना बताए उसके ऑफिस जाने के बाद थेपले का काम करना शुरू करती हैं। थेपला बना बना कर वो बड़ी बड़ी कंपनीज में भेजा करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे रिया के थेपले लोगों में मशहूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रिया को एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो ये खबर अपनी सास को सुनाते हुए बोलती है, माँ जी, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सच में बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करती रहे, दिन दुगनी और रात चौगनी। हाँ माँ जी, बस एक ही बात का अफसोस है कि रोहन जी हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल नहीं है। अगर होते तो मेरी खुशी दुगनी चौगनी हो जाती। देख लेना बहू, एक दिन रोहन भी तेरा साथ देगा तेरी खुशी में। हाँ माँ जी, मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है। और मैं चाहती हूँ कि जिस दिन रोहन ने तेरी खुशी में तेरा साथ दे दिया ना, उस दिन मैं घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगी। हाँ माँ जी, एक दिन आपकी ये बात जरूर सच होगी और कथा मैं खुद मैनेज करूँगी, देखना। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिया को मिला था, उस कंपनी के मैनेजर अपने ऑनर के साथ रिया से मिलने एक होटल में आते हैं। जब रिया उस मैनेजर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसका पति रोहन होता है।
जो कि अपनी कंपनी के ओनर के साथ वहां आया होता है। रोहन रिया को इशारे में चुप रहने को बोल देता है। तब ओनर रिया से कहते हैं, रिया जी, वैसे कमाल के होते हैं आपके बनाए थेपले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस दिल और मन दोनों लगाकर बनाती हूँ, अच्छे अपने आप हो जाते हैं। आपके साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप हर औरत के लिए एक मिसाल हैं। बहुत से आदमी ऐसा सोचते हैं कि औरतों को घर के काम काज तक ही सीमित रहना चाहिए, मगर आपको देखकर उनकी आंखें खुल जाएंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। औरतें किसी भी आदमी से कम नहीं होती। जी सर, पहले मैं भी यही सोचता था कि औरत घर का काम करने के लिए ही होती है, मगर आज मेरी आंखें खुल गईं। ये तो बहुत अच्छी बात है रोहन। जी सर, और आपके सामने जो खड़ी है वो मेरी पत्नी रिया है, जिसको मैंने हमेशा से ये सब करने से रोका, मगर इसने ये साबित कर दिया कि औरत किसी मर्द से कम नहीं होती। ग्रेट रोहन। रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। अंत भला तो सब भला, अब आप माफी मत मांगिए। तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो घर जाकर अपनी माँ से भी माफी मांगता है। ऐसे ही कुछ समय बाद उसकी माँ घर में एक कथा रखवाती है। रोहन और रिया दोनों इस पूजा में शामिल होते हैं। समय बीतता जाता है और अब रोहन भी रिया के साथ मिलकर उसके काम में भागीदार बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।